मैं मरने से नहीं डरता। तो फिर एक बार सोच लेने में क्या कर सकते? उससे हमारी कोई आपसी दुश्मनी तो नहीं है। अरे देश हित का कोई कारण नहीं है। कहीं हम अहित को हित तो नहीं समझ बैठे? बिल्कुल नहीं। देखो भाई, अभी बहुत समय है। नहीं, ये हमारी आखिरी कोशिश है और इस बार काम हो ही जाना चाहिए। तो फिर ठीक है दोस्तों, मुझे माफ करना, मैं तुम लोगों का साथ ना दे सकूंगा। अच्छा, बहुत अच्छा। साथियों चलो हम ही लोग चलते हैं। हाँ चलो, खाना खाने के बाद मुझे भी ठंड सी लगने लगी है। चलो जरा ठहरो। क्यों, अब तुम्हें भी कुछ कहना है इसी तरीके से? नहीं, मैं कुछ और बोलने वाला हूँ। क्या? हम अपने साथी को छोड़कर यहाँ नहीं जा सकते। अगर बाद में मुखबिर हो गया तो हमारे सभी साथियों की शामत आ जाएगी। हाँ शायद, इसलिए इसे निश्चय कराना जरूरी है और अभी समय भी तो है। लेकिन कैसे? अभी अभी यहाँ एक अद्भुत विचार आया है, एक अचूक विचार। क्या? हाँ क्या? हम उस पर मुकदमा चलाएंगे। किस पर? उसी पर जिसका हम नामो निशान मिटा देना चाहते हैं। अरे कैसे, कहाँ? हम दुनिया की किस अदालत में उस पर मुकदमा चला सकते हैं? तुम समझे नहीं? यही इसी कमरे में हम उस पर मुकदमा चलाएंगे। हम उसके जिन आदर्शों के विरोधी हैं वही उसके विरुद्ध अभियोग होंगे। मैं मुकदमे की कार्रवाई से हमेशा उठ जाता हूँ। इसमें नहीं उबोगे। हाँ, इसमें नाटक सा आनंद होगा। मेरी समझ में नहीं आता कि तुम ये सब कैसे सोच लेते हो। अचानक मेरा दिमाग भी रोशन हो गया। अच्छा, हाँ, अब मैं भी सोचने लगा हूँ। ज्यादा सोचना खतरनाक तो नहीं? नहीं। बढ़िया विचार ही बेहुदा होते हैं। कैसे? अरे तुम जिस पर मुकदमा चलाना चाहते हो वो यहाँ आएगा कैसे और अपने बारे में सफाई कैसे देगा? हमें उसकी सफाई की जरूरत ही क्या है? क्यों? उसे इंसाफ पाने का हक नहीं है? उसके साथ इंसाफ होगा। कैसे? ये सब तुम मुझ पर छोड़ दो। नौजवान, अगर हम उस पर मुकदमा चलाएं और वो दोषी सिद्ध हो जाए तब तुम्हें निश्चय हो जाएगा ना? हाँ, और अगर वो दोषी सिद्ध ना हुआ तो? वो दोषी है। ये हम अभी से कैसे कह सकते हैं? हाँ, दोषी सिद्ध होने पर। लेकिन हमने तुम्हारा कहाँ मानना और तुम्हें हमारा कहाँ मानना होगा? कहो। तुम्हें उसका प्रतिनिधि बनना होगा। प्रतिनिधि? मैं कुछ समझा नहीं। अरे भाई देखो, मैं समझाता हूँ। आखिर उसकी तरह से भी तो किसी को कुछ ना कुछ बोलना होगा, वरना इंसाफ कैसे होगा? देखो, हम मुलजिम के तौर पर तुम्हें कटघरे में खड़ा करेंगे, एक एक करके तुम पे इल्जाम लगाएंगे और तुम्हें उसके प्रतिनिधि के रूप में सफाई में बोलने का मौका देंगे। बस। मजाक कर रहे हो? बिल्कुल नहीं। मेहरबानी करके ऐसा ना करो। क्यों? मुझमें ऐसी सामर्थ कहाँ कि मैं उसका प्रतिनिधित्व कर सकूं? मैं अनुभवहीन, तो उसके बारे में कुछ खास जानता भी तो नहीं। यही तो हम चाहते हैं। क्या? इसकी बात पर ध्यान मत दो। देखो, तुम उसके बारे में इतना जानते हो जितना तुम्हें मालूम होना चाहिए। इससे ज्यादा उसके बारे में जानने को कुछ है भी नहीं। नहीं। क्यों? क्या तुम उसके बारे में इतना भी नहीं जानते कि वो जीवन भर 2-4 सिद्धांतों की लीक ही पिटता रहा है? समय समय पर अपने सिद्धांतों के बारे में जो कुछ कहा, क्या तुमने उसमें से इतना सा पढ़ा है, सुना नहीं है? हाँ। या उसकी सफाई में बोलने के लिए इतना काफी नहीं है? नहीं। क्यों नहीं? मुझे डर लग रहा है। डर लग रहा तो छोड़ो। अब मत कहना कि हमने अपने निर्णय पर विचार नहीं किया। हम तो तुम्हारे कहे वही सोच रहे थे, नहीं तो हम तो निर्णय किए बैठे थे। चलो चलो। ठहरो, मुझे मंजूर है, लेकिन एक चेतावनी मैं पहले से दिए देता हूँ। क्या? अगर मैं उसका प्रतिनिधित्व करूंगा तो मैं तुम्हारे दोस्ती का, अपनेपन का कोई ख्याल ना करूंगा। हाँ, कोई हर्ष नहीं। ठीक है, मैं पूरी ईमानदारी से उसका प्रतिनिधित्व करूंगा। मेरा ख्याल है कि हमें इस खेल को यही बंद कर देना चाहिए। परवाह मत करो दोस्त, इसे ईमानदारी से उसका प्रतिनिधित्व करने दो, तभी तो इसको हमारे विरोध में साफ दिखाई देगा। तुम कहाँ जा रहे हो? एक बार मैं उसकी किताबें देखना चाहता हूँ। हाँ, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन तुम
भी नहीं है जो हमने या तुमने पढ़ ना रखा हो। तुम चाहो तो उन किताबों को चाट भी सकते हो। धन्यवाद। अब हम नहीं रहे। मतलब तुम्हारा चेहरा मोहरा एकदम जज के जैसा है। हाँ जज, इसलिए तुम जज हो। हाँ ठीक है। और तुम सरकारी वकील, और तुम? बाकी भूमिका मैं निभाऊंगा। ठीक ठीक। ठीक है। तो फिर आओ, अदालत सजा दे, उसके बाद कानून के पहिए अपने आप चलते रहेंगे। मुल्जिम हाजिर है। हाजिर है हुजूर आला। जानते हो अभियुक्त, तुम्हें इस अदालत में क्यों लाया गया है? तुम पर सख्त अहिंसा सांप्रदायिक एकता के प्रचार का और उस प्रचार से होने वाले सर्वनाश का अभियोग लगाया गया है। क्या तुम अपना अपराध स्वीकार करते हो? जी नहीं। देखो मुल्जिम, हालांकि तुमने देश को विनाश के कगार पर लाके खड़ा कर दिया है, लेकिन अब भी हमें तुम्हारी उम्र पर तरस आता है। इसलिए तुम अब भी हिमालय पर कट करने जा सकते हो तो चले जाओ, हम तुम्हें क्षमा कर देंगे। मेरा हिमालय तो यही है। हाँ, अगर आप सब मेरे साथ हिमालय चलें तो मैं भी आपके पीछे पीछे सेवा करने चल सकता हूँ। मुल्जिम, तुमने अपने लिए कोई वकील का इंतजाम किया है? जी नहीं। अदालत तुम्हारे लिए वकील का इंतजाम कर दे। शुद्ध हृदय को किसी वकील की आवश्यकता नहीं है। झूठा अभियोग अपने खोखलेपन के कारण कभी सिद्ध नहीं हो पाता। ये तो अपना अपना दृष्टिकोण है। खैर, पुराने वकील की हैसियत से अदालत तुम्हें अपनी पैरवी करने का अधिकार देती है, क्योंकि हम बाद में ये नहीं सुनना चाहेंगे कि तुम बोलो तुम्हारे साथ इंसाफ नहीं हुआ। शुक्रिया हुजूर वाला। इससे पहले भी समय असमय लोग मुझ पर ऐसे ही दोष लगाते रहे, लेकिन तब भी मैंने उनकी उपेक्षा की, क्योंकि मेरा ख्याल था झूठ का कोई जवाब ना देना ही अच्छा होता था। लेकिन आज मेरे इन्हीं सिद्धांतों को मेरे विरुद्ध अभियोग माना गया है, जो मेरे जीवन के आधार हैं। इसलिए मैं इस विशेष सुविधा का लाभ उठाने का प्रयत्न करूंगा। सरकारी वकील साहब के पास अभियोगों की पूरी सूची है? जी हाँ हुजूर वाला। तो फिर मुकदमा शुरू किया जाए। हुजूर वाला, मुकदमे की कार्रवाई शुरू करने के लिए मैं इतिहासकार महोदय को बुलाना चाहूंगा। ये मेरे पहले और आखिरी गवाह। इजाजत है। इतिहासकार महोदय, कटघरे में आने की कृपा करेंगे? मैं ईश्वर की सौगंध खाकर कहता हूँ कि मैं जो कुछ कहूँगा सच कहूँगा, सच के अलावा कुछ नहीं कहूँगा। आप इतिहासकार हैं? जी हाँ। आपके इतिहास प्रकाशित भी हुए हैं? जी हाँ। आपकी नई पुस्तक का नाम क्या है? जी, स्वतंत्रता का इतिहास। ये प्रश्न मैं आपसे इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपकी विश्वसनीयता प्रमाणित हो सके। जी, मैं समझता हूँ। आप मुलजिम को पहचानते हैं? जी हाँ। इसको आप कब से जानते हैं? जन्म से। अरे किसके जन्म से? अपने या इसके? इसे इसके जन्म से। कैसे? इतिहासकार होने के नाते मैं इसकी हर गतिविधि का जन्म से लेकर अब तक की हर गतिविधि का अध्ययन करता रहा। क्यों? क्योंकि कोई माने या ना माने, आपका मुलजिम पिछले 30-35 सालों से देश का ही नहीं पूरे विश्व का एक प्रमुख व्यक्ति है। इसने जनता को जागृत किया है और राजनीतिक घटनाओं का रूप और मार्ग निर्धारित किया है। आज हमारा देश जिस स्थिति में उसके यश और अपयश का यही एक भागीदार है। आप इसके जीवन का संक्षेप में मतलब निर्णय बताएं, वर्णन करें। 1893 में एक मुस्लिम कंपनी का काम स्वीकार कर पहली बार दक्षिण अफ्रीका गया। वहां इसने देशवासियों के प्रति दिखाई जाने वाली उपेक्षा का अध्ययन किया। स्वयं भी कई बार उपेक्षित और अपमानित हुआ, लेकिन इसने बदले की भावना को पनपने नहीं दिया और 13 साल बाद भारतीय प्रवास संबंधित कानून के विरोध में इसने पहली बार सत्याग्रह किया। फिर तो सत्याग्रह के अपराध में कई बार गिरफ्तार भी हुआ है। इस बात से यहाँ कोई इनकार नहीं करेगा कि प्रथम महायुद्ध से पहले अभियुक्त ने दक्षिण अफ्रीका में अपने देशवासियों का साहसी नेतृत्व किया। इससे इसका काफी नाम भी हुआ। अपना सादा जीवन, निस्वार्थ कार्य
सारी जनता उन क्रांतिकारियों के पक्ष में। ताकि माफ करे वाला। हाँ, तो मेरे दोस्त सरकारी वकील साहब ने अभी अभी मेरे मुवक्किल की शान में जो कसीदा पढ़ा है, उसे सुनकर मेरी आंखों में खुशी के आंसू आए और इनके लिए मेरे दिल में दोगुनी इज्जत हो। इन्होंने आज ये सिद्ध किया है कि ये किसी तरह के पक्षपात से काम ना लेकर के मुलजिम के सराहनीय कार्यों की भी प्रशंसा करेंगे। मैं कहता हूँ ये वकील का और वकील का ही क्यों, हर व्यक्ति का आदर्श होना चाहिए। लेकिन मैं अपने काबिल दोस्त से एक सवाल करना चाहता हूँ। पूछिए। मान लीजिए ये अदालत यहाँ ना होकर दक्षिण अफ्रीका में होती तो? अरे हम ये कैसे मान लें कि हमारे सिर पे सींग है? चलिए ठीक है, हम मान लेते हैं। क्या कह रहे थे आप कि वो ये अदालत यहाँ ना होकर दक्षिण अफ्रीका में होती तो? और आप हमारे देसी भाई ना होकर गोरे सरकार के कोई कारिंदे होते तो भी क्या आप मुलजिम की इतनी ही प्रशंसा करते? नहीं ना? आखिर वकील सफाई इस असंगत प्रश्न से क्या सिद्ध करना चाहती है? हुजूरे वाला, मैं अदालत को ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि मेरा मुजलिम और आप मेरा मुवक्किल जो है वो भारतीय होने से पहले एक मनुष्य है जो सारी मानव जाति से प्रेम करता है और हर तरह के अन्याय और अत्याचार का विरोध करता है। अदालत का ख्याल है आप बचाव पक्ष के वकील हैं? जी हाँ। आपकी नियुक्ति कब हुई? जी अभी कुछ देर पहले। इतनी जल्दी आपने मुकदमे की तैयारी भी कर ली? जी, मैं और मेरा मुवक्किल जीवन भर साथ रहे हैं, इसलिए मैं इसके हर विचार से परिचित हूँ। यह मुकदमा आपने अपनी सुरक्षा से लिया है? जी हाँ। अदालत मुलजिम से यह जानना चाहती है कि अगर वो वकील सफाई से सहमत हो, नहीं हो तो उनके लिए दूसरे वकील का इंतजाम हम कर सकते हैं। सरकारी वकील साहब अपने गवाह का बयान जारी रखें। हुजूरे वाला, मैं अपने वकील से संतुष्ट हूँ। तो जब ये स्वदेश लौटा तो क्या हुआ? उन दिनों ये राजनीतिक नौका एक समाज सुधारक ही था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया इसके कामों को देखकर यह पता लगाना मुश्किल हो गया इसका अभिप्राय क्या है। क्यों? इसने अपने हर भाषण और लेख में उन क्रांतिकारियों को भला बुरा कहा जो गुलामी की जंजीरों को तोड़ने में लगे हुए थे। जरा बताइए ना, इसने कहा और क्या क्या कहा? सबसे पहले इसने उन्हें अराजक कहा। अराजक माय लॉर्ड, इस शब्द पर गौर किया जाए। ये वही शब्द है जो विदेशी शासक क्रांतिकारियों के लिए प्रयोग करते थे। हाँ, और क्या कहा? एक विश्वविद्यालय में भाषण देते हुए इसने कहा कि अराजक दल बनने का कारण उतावले मन का नशा है। इस देश में अराजकता के लिए कोई स्थान नहीं। और क्या कहा? इसने कहा कि किसी की जान लेना कोई अच्छा काम नहीं है, ये एक हत्या है। देवी और सज्जनों, जिन क्रांतिकारियों के कारण विदेशी शासक और उसके पिट्ठुओं के पांव उखड़ गए, उसे अभियुक्त ने सामान्य हत्या रखा। हाँ, और क्या कहा? इसने कहा कि बम फेंकने वाला गुप्त रूप से षड्यंत्र करता है, बाहर निकलने से डरता है और पकड़े जाने पर दिग्भ्रमित उत्साह का दंड भोगता है। दिग्भ्रमित उत्साह? अदालत इन शब्दों पर गौर करती चले। फिर इसने कहा कि ऐसे लोग कहते हैं कि अगर हम ऐसी कार्रवाई ना करें, विदेशी सत्ताधारियों को बमों का निशाना ना बनाए तो सभा के आयोजकों ने इसे वहीं रुक जाने को कहा और इसे अपना भाषण वहीं समाप्त कर देना पड़ा। सूर्य वाला, ऐसी बातें सुनी भी कैसे जा सकती हैं? क्योंकि देशवासी जानते थे कि क्रांतिकारियों ने जिस वक्त ये कार्य किया उस वक्त इसका कोई नाम लेवा भी नहीं था। वो अच्छे घरानों से थे, ऊंचे पढ़े लिखे घरानों से। वो चाहते तो जीवन भर ऐश्वर्य भोग सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने देश के लिए अपने जीवन की बलि दे दी। वो सच्चे शहीद थे। आज हमारे देश में उन्हीं के रक्त से स्वाधीनता का मंदिर विराजमान है। आप ठीक कहते हैं। सारी जनता उन क्रांतिकारियों के पक्ष में थी जो देश की स्वाधीनता के लिए कार्य कर रहे थे। इसलिए इसने हिंसा की जितनी निंदा की उतनी ही वो सर्वोपरि होती चली गई। यहाँ तक कि इसने खुद सन 31 में राष्ट्रीय संगठन के मंच से क्रांतिकारी की प्रशंसा करनी पड़ी। एक इतिहासकार होने के नाते आपका क्रांतिकारियों के बारे में क्या मत है? इस देश के स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारियों का बड़ा योगदान है। जो लोग कहते हैं कि स्वतंत्रता इसके प्रयत्नों से मिली है, वो इतिहास को छुटलाने की कोशिश करते हैं। अगर आप गवाह से कुछ पूछना चाहते हैं तो
नमस्कार महोदय, क्या आप बता सकते हैं कि मेरे मुवक्किल ने अराजक शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया था? अराजक की है तुम्हें? अराजक का अर्थ देशद्रोही होता है ना? जी हाँ। तो क्या इसी अर्थ में मेरे मुवक्किल ने खुद को भी अराजक नहीं कहा था? अभियुक्त ने अपने आप को भी अराजक कहा? जी हाँ हुजूर वाला, लेकिन मार काट और तोड़ फोड़ करने वालों के अर्थ में नहीं। तो फिर हुजूर वाला, उन दिनों मेरा मुवक्किल खुद भी तो विदेशी शासकों के विरुद्ध प्रचार कर रहा था। तो उसने विदेशी शासन के विरुद्ध प्रचार करने वाले हर व्यक्ति को अराजक माना? जी हाँ हुजूर वाला। आगे बोलिए। तो आप मुझे बताइए कि जिस सभा का हवाला आपने शुरू में दिया था, क्या उसी सभा में मेरे मुवक्किल ने अराजकों के स्वदेश प्रेम के बारे में कुछ नहीं कहा? याद नहीं पड़ता। आप इतिहासकार हैं, जिम्मेदार व्यक्ति हैं, आपको ऐसे तथ्य भूलने नहीं चाहिए। अब साहब याददाश्त ही ठहरी। अब मैं आपको याद दिलाने की कोशिश करूं? जी। क्या उस समय इसने ये नहीं कहा कि अराजकों के स्वदेश प्रेम का मैं कायल हूं, कि उन लोगों की इज्जत करता हूं जो देश के लिए मर मिटने को तैयार रहते हैं? हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। हाँ, लेकिन साथ ही उसने ये भी कहा कि अराजकता के विचार हमारे शास्त्रों के विरुद्ध हैं। इस देश में इसके लिए कोई स्थान नहीं। लेकिन क्या समय समय पर इसने ये नहीं कहा कि क्रांतिकारियों की वीरता मुझे प्रभावित करती है? हाँ, लेकिन साथ ही इसने ये भी कहा कि उनका उत्साह गलत दिशा में है। लेकिन इसने ये जरूर कहा कि क्रांतिकारी देशभक्त हैं। अराजक की जगह क्रांतिकारी शब्द का प्रयोग आप कर रहे हैं कि मेरे मुजरिम ने किया था। जी, अभियुक्त ने। अदालत गवाह के बयान पर गौर करें। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। अदालत को इसमें कोई वजह नहीं दिखाई देती। वकील साहब भाई चिरा जारी रखें। धन्यवाद। तो बताइए आप आगे क्या कहें? उसने कहा कि उनका देश प्रेम अंधा है। उन्होंने गलत ढंग से अपने प्राणों की आहुति दी है। इसके परिणाम गलत भी हो सकते हैं। लेकिन क्या इसने क्रांतिकारियों के त्याग और देश सेवा की प्रशंसा नहीं की थी? हाँ। क्या इसने ये नहीं कहा कि ऐसे व्यक्तियों के साथ हम बहादुरी के साथ मरना सीख सकते हैं? क्या इसने ये नहीं कहा कि क्रांतिकारियों में आत्म बलिदान और वीरता पराकाष्ठा पर नहीं थी? क्या इसने ये नहीं कहा कि अलग अलग दृष्टिकोण होने पर भी हमारा ध्येय एक है? हाँ, लेकिन दबाव में आकर। किसके? जनता के, अपने कुछ अनुयायियों के। जो व्यक्ति सत्य को परमेश्वर मानता हो, लाखों लोगों के जीवन से बढ़कर सत्य को मानता हो, लोगों की आलोचना की परवाह किए बिना अपने भीतर की आवाज सत्य के अनुसार चलता हो, दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य से लोहा लेने की हिम्मत रखता हो, वो व्यक्ति दबाव में आकर झूठी प्रशंसा करेगा? अरे हंसी आती है मुझे आप पर। चलिए मान लेते हैं कि मुलजिम ने क्रांतिकारियों के कुछ कदमों की प्रशंसा कर दी होगी, लेकिन इससे पहले का विरोध मिथ्या तो नहीं हो जाता? हाँ, इस संबंध में वकील सफाई का क्या विचार है? हुजूर वाला, मैं बताता हूं कि मुस्लिम ने उनका विरोध क्यों किया। ये इस देश से हिंसा और संदेह का वातावरण दूर कर देना चाहता था। इसका सिद्धांत था कि अगर हमें स्वराज प्राप्त करना है तो हमें आपसी प्रेम और विश्वास के सहारे ही उस लक्ष्य तक पहुंचना चाहिए। शासक और शासित में प्रेम की परिकल्पना की ही नहीं जा सकती। क्रांतिकारियों की एक ही नीति थी और मेरी दृष्टि से वो बिल्कुल ठीक थी। पराधीन राष्ट्र को विजेता के विरुद्ध युद्ध करना ही चाहिए। तो युद्ध हथियारों से होते हैं ना? हाँ। तो क्या क्रांतिकारियों के पास विदेशी शासकों से लड़ने के लिए पर्याप्त हथियार थे? नहीं, पर वो प्रयास तो कर रहे थे और वो असफल हो रहे थे। हाँ, 20 काम कर कुछ ऐसा भी कहा जा सकता है। ऐसे में जो हथियार सबके पास था, जनमत का हथियार, सिर्फ ना कहने का हथियार, क्या उसका उपाय ज्यादा उचित नहीं था? हुजूर वाला, इसीलिए मेरा मुवक्किल अहिंसक प्रयोगों में सारे देशवासियों का साथ चाहता था, क्योंकि ये क्रांतिकारियों की वीरता होती है, ऊंची वीरता या अहिंसा की वीरता। किसी भी आत्मा को कष्ट पहुंचाए बिना हंसते हंसते फांसी के तख्ते पर झूल जाने की वीरता। तुम्हारा मतलब है कि इससे मतलब है वो उसका हृदय परिवर्तन हो जाता? हो जाता नहीं मेरे दोस्त, ऐसा हुआ। मेरे मुवक्किल ने अपने इस व्यवहार से यही सिद्ध किया। इसने अत्याचार का विरोध किया, अत्याचारी का नहीं। इसने मतभेद होते हुए भी
विदेशी शासकों के साथ प्रेम भाव बनाए रखा। इसने यहाँ तक कहा कि स्वराज प्राप्त करने के लिए विदेशी शासकों को यहाँ से निकाल देने का लक्ष्य जरूरी नहीं है, वो भी यहाँ दूसरे अल्पसंख्यकों की तरह रह सकते हैं और देश सेवा में सहयोग दे सकते हैं। मैंने तुमसे पहले ही कहा था इसे किताबें मत पढ़ने दो। ठीक है, तुमने कहा था, लेकिन उन किताबों में ऐसा कुछ भी नहीं था। अरे नहीं था तो अभी कहां से आ गया? शायद इसने अपने कर ली हो। बिल्कुल नहीं। तो फिर हो सकता है। हो सकता को छोड़ो, सोचो आगे क्या किया जाए। अरे तुम इतनी जल्दी घबरा गए? मुकदमे इतनी जल्दी नहीं खत्म होते दोस्त, कुछ तो सालों चलते हैं। तो क्या हम लोग सालों साल बैठते नहीं जवाब तलब करते रहेंगे? नहीं बंधु नहीं, अभी बहुत समय। लो तब तक जाओ, ठंडे दिमाग से मुकदमा लड़ो। क्यों भी तुम्हारी बातों में आ गया। हुजूर वाला, विदेशी शासक शक्तिशाली थे, इसीलिए इसने उनसे स्नेह किया। जहां तक कि अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर सकता था, इसने उसके स्थान पर अपने से विरोध रखने वालों को जड़ से समाप्त कर देना ही उचित समझा। सबूत? सबूत है। इतिहासकार महोदय, आप अदालत को बताइए कि जब महान देशभक्त के अध्यक्ष पद पर निर्वाचित होने पर इसने क्या कहा? 1939 में जब ये दूसरी बार राष्ट्रीय संगठन के अध्यक्ष निर्वाचित हुए, तो इसने कहा कि उनकी जीत मेरी हार है। मुल्जिम, क्या तुमने उनकी विजय पर दुख प्रकट किया था? जी हाँ, मैंने उनका अक्सर विरोध किया। मैंने उन्हें 2 बार अध्यक्ष बनने से रोका। दूसरी बार भी जब वो विजयी हो गए तो मुझे ये स्पष्ट हो गया कि संगठन के प्रतिनिधि उन सिद्धांतों में विश्वास नहीं रखते जिसका मैं कट्टर समर्थक हूं। और उन्हें देखिए हुजूर वाला, उनका हृदय कितना विशाल था। उन्होंने कहा कि चुनाव के परिणाम को इसे अपनी हार के रूप में नहीं लेना चाहिए। वो बोले कि मेरे जीवन का उद्देश्य इस व्यक्ति का विश्वास पाना ही है। वो कह रहे थे कि मैं अगर दूसरों का विश्वास पा भी जाता हूं और इस महान देश सपूत का विश्वास खो बैठता हूं तो मेरे लिए दुखदाई ही होगा। लेकिन जहां मैं अपने उम्मीदवार की हार को अपनी हार समझ रहा था, वहीं मैं उनकी जीत से भी खुश था। लेकिन ये दोनों बातें एक साथ कैसे हो सकती हैं? उनसे मतभेद होने के बावजूद मुझे तो ये मालूम था कि उन्होंने भी इस देश के लिए दुख और कष्ट उठाए हैं। मैं तो ये भी कहता हूँ कि वो जन्मजात नेता है और देशभक्तों से बड़े देशभक्त हैं। तुम्हारे और उनके बीच किन बातों पर मतभेद थे? मैं उनके घोषणा पत्र में दिए तथ्यों से असहमत था। और वो तथ्य क्या थे? उनका विदेशी शासकों को अल्टीमेटम देने का विचार था, जबकि मेरा कहना था कि ऐसे अंतिम चेतावनी देने का समय अभी नहीं आया है। क्यों? उन दिनों हिंसक प्रवृत्ति के लोगों पर हमारा कोई अंकुश नहीं था, इसलिए अहिंसक आंदोलन चलाना असंभव था। ये वो नहीं मानते थे, इसलिए मैं उनके कार्यक्रम से असहमत था। लेकिन दूसरे लोगों से भी तो तुम्हारे इसी प्रकार के मतभेद थे। जी हाँ, ज्यादातर लोग अल्टीमेटम देने के पक्ष में थे। तो फिर तुमने बहुमत का आदर क्यों नहीं किया? बहुमत व्यक्ति के विचार का दमन नहीं करता। कभी कभी तो व्यक्ति की राय बहुमत से ज्यादा महत्व रखती है। और किन किन बातों पर मतभेद थे? मैं हृदय परिवर्तन में विश्वास रखता हूँ और वो नहीं रखते। ऐसे में 2 ही रास्ते थे, या तो मैं उनके विचार से सहमत हो जाऊं या वो मेरे विचारों पर चलने लगे। लेकिन दोनों में से कोई बात नहीं हो सकती थी, इसलिए मैंने उनका साथ नहीं दिया और साथ ही ये भी कहा कि अच्छा होगा वो अध्यक्ष पद से त्याग पत्र दे दे। ये तुम्हारी ज्यादती नहीं थी? जी नहीं, मैंने उनकी सफलता की कामना की और कहा यदि इस बीच मेरे विचार उनके जैसे हो गए तो मैं उनका नेतृत्व स्वीकार कर लूंगा। और साथ ही मैंने उन्हें ये चेतावनी दी कि वो गलत रास्ते पर चल रहे हैं। तुमने ये निष्कर्ष कैसे निकाल लिया? आगे बढ़ने की अधीरता में वो ये भूल जाते थे कि मुझ जैसे सुधारवादी और नरम मनोवृत्ति के लोग भी देशभक्ति में होड़ लगा सकते हैं। अलग अलग दृष्टिकोण होने पर भी मेरा उन्हें निमंत्रण था कि यदि वो शांति युद्ध में अपना जोहर दिखाएं तो मैं उनके पीछे चलने को तैयार हूं, क्योंकि मुझे तो इसी आशा पर जीना था
कि हम बिना मार काट के अपना समान ध्येय प्राप्त कर लेंगे। हुजूर वाला वो सच्चे देशभक्त थे। उन्होंने देशवासियों के हृदय में देशभक्ति की ज्वाला भड़का दी थी और जनहिंसा की जहां भी आवश्यकता पड़ी उन्होंने उसका भी निसंकोच उपयोग किया। अदालत फिर मुलजिम से यह जानना चाहती है कि उनसे असहमत होने पर भी तुमने उनकी प्रशंसा क्यों की? आखिर वो अपने देश के शत्रु तो नहीं थे। उनके हर अनुयायियों से मुझे ये मालूम हुआ कि उन पर उनका प्रभाव जादू का सा काम करता था। उनके दिलों में कभी भी कोई सांप्रदायिक भाव उत्पन्न नहीं हुआ। इसलिए मैं उनके गुणों की बड़ाई करता हूँ। फर्क सिर्फ इतना है कि वो हिंसा के पुजारी हैं और मैं अहिंसा का भक्त हूँ। हिंसा हिंसा हिंसा, इसी अहिंसा की अति के कारण हमारे देश का पतन हुआ है। आपके इस विश्वास का कोई ऐतिहासिक आधार नहीं है। दरअसल हमारी आंतरिक मतभेदों ने हमें एक दूसरे से दूर रखा और देश प्रेम से ज्यादा हमारा स्वार्थ प्रबल रहा। तुम्हारा मतलब है कि हमारी कमजोरी का मुख्य कारण आध्यात्मिक दृष्टिकोण ना होकर स्वार्थ था? जी बिल्कुल। इसीलिए हम अहिंसा का युद्ध तो तलवार की धार जैसा पहना होता है। हृदय की शान पर उसकी धार तेज की जाती है। तो तुम ये कहना चाहते हो कि आमने सामने की लड़ाई बहादुरी ही नहीं होती? बिल्कुल होती है। इसीलिए तो हम वीरों की पूजा करते हैं। लेकिन अहिंसा का सैनिक उनसे भी ज्यादा वीर होता है क्योंकि वो अपने इच्छा से शुद्ध बलिदान करता है। सिद्धांतों की सार्थकता उसे व्यवहार में लाने से ही होती है और तुम तो कई बार अपने ही सिद्धांत तोड़ने के अपराधी रह चुके हो। तुमने अपने सिद्धांतों की खातिर आजादी को 7-8 साल आगे क्यों ढकेल दिया? इतिहासकार महोदय, आप अदालत को सन 1939-40 वाली घटना के बारे में बताइए। काफी दिन हुए एक विदेशी पत्रकार ने इससे कहा। अदालत सुनी सुनाई बातों पर यकीन नहीं करेगी। हुजूर वाला मुझे इसकी पुष्टि नहीं कर सकता। तो फिर ठीक है। एक विदेशी पत्रकार ने इससे कहा, जब 1940 में आप विदेशी शासकों के हाथ का भूले हुए थे तो आपने अपना आंदोलन क्यों रोक दिया? इस तरह अपनी आजादी का सुनहरा मौका खो दिया। तो इस पर इसने हंसकर कहा, इस तरह के सुनहरे मौके खोने की शक्ति अभी मुझ में बहुत है। यदि हिंसा द्वारा ही साम्राज्य मिल रहा हो और सत्य द्वारा हिंसा द्वारा साम्राज्य पाने में मुझे 100 वर्ष ठहरना पड़े तो मैं 100 वर्ष ठहरना पसंद करूंगा और अपने देशवासियों को भी प्रतीक्षा करने को कहूंगा। तुम इस कथन की पुष्टि करते हो? जी हाँ। तुम अपने देश की 100 साल गुलामी और बर्दाश्त करने को तैयार थे, वो सिर्फ इसलिए कि आजादी मिलने का तरीका क्या है? जी हाँ, मेरे लिए इस बात का तो महत्व है कि हम जो कुछ चाहें वो सत्य और पवित्र हो। इससे भी ज्यादा महत्व इस बात का है कि वो हमें पवित्र साधनों से मिले। मेरे लिए साध और साधनों की पवित्रता दोनों ही अनिवार्य है। जिसे हम असत्य द्वारा प्राप्त करें वो दूसरों के लिए कितना बड़ा भी सत्य क्यों ना हो, मेरे लिए नीरा असत्य है। मेरे लिए अहिंसा एक सिद्धांत ही नहीं, अनुभवों पर आधारित जीवन का एक सत्य है और ये तथ्य मेरे लिए अंतिम सत्य है। अभियुक्त, तुम्हारे राजनीतिक जीवन की यह सफलता रही है कि तुम आजादी के लिए कभी उपयोगी परिस्थितियां नहीं हासिल कर पाए। जी हाँ, क्योंकि मैं झूठ की नींव पर सत्य का महल नहीं खड़ा कर सकता। अतः मैं अपनी असफलता को सफलता से ज्यादा अनमोल समझता हूँ। हुजूर वाला, ये हठ धर्मी है। इसकी बात में स्थिरता नाम मात्र की भी नहीं है। अगर अदालत मुझे इख्तियार दे तो मैं मुलजिम से अकेले में बात करना चाहता हूँ। सरकारी वकील का मुलजिम से अकेले बात करना नियम विरुद्ध है। हुजूर वाला, ये मुकदमा ही नियम के विरुद्ध है और एक आध नियम और टूट गया तो कोई हद ना होगा। ठीक है, तुम ये बताओ, ये तुम्हें क्या हो गया है? क्या? ये तो एक खेल था ना और खत्म होने तक मजाक। खेल? मजाक? अरे मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि तुम इसे इतनी गंभीरता से क्यों ले रही हो। क्या तुम अपने आप को वो समझने लगे हो? अरे वही जिसका तुम प्रतिनिधित्व कर रहे हो। नहीं तो फिर तुम मेरा विरोध क्यों कर रहे हो? विरोध कर रहा हूँ? हम दोनों तो विरोधी भूमिकाएं निभा रहे हैं ना। देखो, मैं इस नाटक से ऊब गया हूँ बुरी तरीके से। तो मैं क्या कर सकता हूँ?
अच्छा अच्छा, तो तुम ये सोच रहे हो कि मैं कमजोर पड़ जाऊंगा? अब ये तो अदालत के फैसले पर निर्भर करता है। तुम तर्क से मुझ पर विजय पाना चाहते हो? कोई तर्क अंतिम नहीं होता। तो इसका फैसला कैसे होगा? फैसला करने वाला करेगा, और जब तक ना हो तो तब तक मैं पूरी शक्ति से विरोध करूंगा। मेरा क्या बिगाड़ लोगे? उसकी तरह ना तो कह सकता हूं। पाखंडी, तू सचमुच अपने आप को वही समझने लगा है? नहीं, तो फिर सच बताऊं, अब तुझे सच के सिवा कुछ और बोलना भी नहीं चाहिए। लेकिन मैं वो नहीं। अब उसका सम्मान मेरा अपना सम्मान हो गया है। सीधे सीधे मुझे बताओ कि उसे दोषी सिद्ध होने दोगे कि नहीं? मैं भरसक सत्य की रक्षा करूंगा। अच्छा, करो तुम सत्य की रक्षा भरसक। ने मुझे कभी अपना समझा ही नहीं, और आज वो तुम्हारा अपना हो गया। उसका सम्मान मेरा हो गया है। ठीक, करो तुम शौक से उसके सम्मान की रक्षा। बताता हूं। अदालत फिर से अपनी कार्रवाई शुरू करती है। योर ऑनर, मुलजिम ने देश में ऐसे ऐसे नारे लगवाए जिसका परिणाम बहुत भयानक हुआ। ऐसे ही नारों में से एक नारा था सांप्रदायिक एकता, जिसके सर्वनाश का इतिहास बहुत लंबा चौड़ा है, जिसके बारे में मेरा गवाह बताएगा। लेकिन संक्षेप में आप निश्चित 1915 में जब ये स्वदेश आया तो इसने देखा कि विदेशी सत्ताधारी देशवासियों में फूट डाल रहे हैं। तो इसने सोचा कि जब तक जनता में एकता नहीं आएगी, सब लोग देश को अपना देश नहीं समझेंगे, तब तक विदेशी सत्ताधारियों से लड़ना बहुत कठिन होगा। ये तो गलत नहीं था। सूर्य वाला, इसने धार्मिक आंदोलनों को ऐसे ऐसे राजनीतिक आंदोलन में जोड़ दिया जिसका परिणाम इस देश के लिए बहुत महंगा पड़ा। ये तो मैं दक्षिण अफ्रीका में ही समझ गया था कि हिंदू मुसलमानों में मित्रता नहीं है। इसलिए स्वराज काम करने के लिए और आपस में अच्छे संबंध बनाए रखने के लिए मैंने कहा कि जिस तरह हम दूसरे मामलों में एक दूसरे का सिर नहीं फोड़ते, वैसे ही धर्म के मामलों में भी एकता होनी चाहिए। तुम एकता के लिए इतने अधीर क्यों थे? क्योंकि मैं स्वराज के लिए अधीर था। मतलब स्वराज तो सांप्रदायिकता के बावजूद मिला? जी हाँ, खंडित स्वराज। अदालत अब तक की कार्रवाई पर विचार करने के लिए उठती है। इसका मुंह बंद करना पड़ेगा। इसी से कहो, इसी के आधार पर मुझे सारी कभी-कभी मुकदमों में तो एक मिनट प्रतिवादी की जीत होती हुई दिखाई देती है। मेरा तो इस मुकदमे से भरोसा ही उठ गया है। जल्दी कुछ और सोचना पड़ेगा। अरे मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया है, कुछ दिमाग नहीं काम कर रहा। ऐसा किया जाए, किसी कुछ ले दे के शांत कराया जाए। क्या बोलूं? रुपए पैसे जमीन जायदाद तुम्हारी अकल घास चलने चली गई क्या? हाँ, तो फिर इसे डराया धमकाया जाए। किस बात पर? यही कि अगर इसने अपनी हार नहीं मानी तो हम इसका नाम ले लेंगे। क्या नाम लोगे? कह देंगे कि हम जो करने जा रहे हैं इसके उकसाए में करने जा रहे हैं। तुम समझते हो कि मैं इस बात से डर जाऊंगा? अगर मैं कायर ही होता तो तुम्हें वहां जाने से क्यों रोकता? और इस पर भी वो ना माने तो इसे अपनी एक छोटी सी भूमिका उत्साह से निभाने की कीमत अपने लहू से चुकानी होगी। अगर उसे मारना ही है तो उसका गला घोट दो। मेरा ख्याल है अभी मरने मारने का जोखिम उठाना सही नहीं है। अभी तो उसे लाओ और कुछ सुलह सफाई कर लो। किस बात पर? अरे कुछ आगे तुम छोड़ो, कुछ वो छोड़े। अरे मैं क्या छोड़ूं? क्या मैं ये मान लूं कि मैं जो कर रहा था या करने जा रहा हूं गलत है? तुम ही बताओ क्या गलत है? नहीं, देखो, अभी भी ये बात बन सकती है। अगर तुम अपना ये तमाशा बंद कर दो तो मैं अभी भी जाने को तैयार हूं। यानी कि तुमने मान लिया? क्या मान लिया? यही कि तुम्हारे मुकदमे में, तुम्हारे विरोध में कोई दम नहीं। हम कैसे तिलिस्म में फंस गए हैं? ठीक कहते हो, अनजाने ही हम तिलिस्म में फंस गए हैं। ये सारा तिलिस्म तुम्हारा बनाया हुआ है, तुम ही निकालो इससे। मैं काफी देर से इसी कमजोर जगह की तलाश में हूँ। वो जगह मिलेगी कब? मुझे आशा है समय रहता जरूर मिल जाएगी। तब तक तुम इससे काम कराओ। घबरा नहीं बंधु,
मुसलमानों के लिए त्याग बलिदान और करता जाता था। हारे हुए जुआनी की तरह गांव पर दांव लगाता जा रहा था। हिंदू भाइयों को अनदेखी करके मुस्लिम नेताओं के अनुचित मांगे मानता जा रहा था। क्यों क्यों बताइए क्यों? जी, जब तक छोटे संप्रदायों के मन में बड़े संप्रदायों की नीयत के बारे में शंका है, तब तक बड़े संप्रदायों को चाहिए कि वो छोटे संप्रदायों को जमानत दे। यही उन्हें वश में करने का सबसे अच्छा उपाय है। जमानत देने के माने? जिन शर्तों को मान लेने से उनका भय कम हो, उन शर्तों को ज्यादा से ज्यादा मान लेना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा शर्तें मान लेने के बाद भी तो वो तुमसे दूर होते चले गए। यहाँ तक कि सन 19 के बाद तो उसने तुमसे किसी तरीके का सरोकार ही करने से इनकार कर दिया। मैंने मुस्लिम भाइयों से निवेदन करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन एक व्यक्ति की क्षमता की भी सीमा होती है। जब मनुष्य को ये अहंकार हो जाता है कि वो सारा भार स्वयं उठा सकता है, तो ईश्वर उसके अहंकार को मिट्टी में मिला देता है। इरविन के साथ किए गए तुम्हारे समझौते भी तो ठीक नहीं थे। उससे तो राजाओं, महाराजाओं और पूंजीपतियों को ही शक्ति मिलती थी। आज तक मेरे किसी भी गतिविधि से किसी को नुकसान नहीं पहुंचा है और न कभी पहुंच सकता है। मेरा स्वराज उन गरीबों और किसानों के लिए ही है। मैंने स्वराज पाने की कोशिश उन जरूरतमंद और बेरोजगार लोगों के लिए किया जिन्हें एक जून की रोटी भी नसीब नहीं हो सकती थी। लेकिन मैं आपको धोखे में नहीं रख सकता। मेरा पूंजीपतियों से भी कोई दुश्मनी नहीं थी। मैं उन्हें कोई नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता था। मैं बस उनका हृदय परिवर्तन करना चाहता था ताकि वो दुखियों के साथ न्याय कर सके। लेकिन इसके सिद्धांतों से जुड़ने वाला ना तो अमीर ही खुश थे और ना ही गरीब। तो मेरे काबिल दोस्त, तो आप ये बता सकते हैं कि जब ना अमीर खुश थे ना गरीब खुश थे, तो फिर मेरे मोकिल का इतना व्यापक प्रभाव कैसे पड़ा? ये तो आप ही बताइए। हमें तो चारों ओर कुप्रभाव ही दिखाई पड़ता है। हाँ, मैं बताता हूँ। जाति, धर्म, समुदाय इसलिए इससे असंतुष्ट है क्योंकि ये किसी एक के भी स्वार्थ का साधन नहीं बनना चाहता, और अगर बनता है तो ये सारे देशवासियों के हितों का बलिदान करता है। मुल्जिम, तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? जी हाँ हुजूर वाला, अगर मैं सच्चा हिंदू हूँ, जैसा कि मुझे विश्वास है कि मैं हूँ, उतना ही सच्चा मैं मुसलमान, सिख और ईसाई भी हूँ। जब तक कोई आदमी अपना दुश्मन स्वयं नहीं हो जाता, तब तक वो दूसरों को भी दुश्मन नहीं समझ सकता। तुम ये कैसे कह सकते हो? 17 वर्ष की आयु में मैंने सीखा था कि हम सब एक हैं, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति या देश के हैं, सब एक हैं, सब मेरे अपने हैं। यदि मैं किसी हिंदू या मुसलमान को अपना भाई कहता हूँ, तो इसका अर्थ ये नहीं कि मैं उसे खुश करना चाहता हूँ। इसका अर्थ ये है कि वो भी मेरी ही तरह इसी धरती माँ के संतान है। अगर कोई भाई मुझसे घृणा करने लगे, तो इसका अर्थ ये नहीं कि वो मेरा भाई ही ना रहे। वो मुझसे कुछ भी चाहे करे या बोले, मुझे तो उसका प्रेम जीतने की कोशिश करते रहना चाहिए। तो तुम अपने भाइयों का प्रेम जीतते रहते? तुमने दंगों को नियंत्रण करने के लिए फौज को हस्तक्षेप क्यों नहीं करने दिया? फौज एकता स्थापित नहीं कर सकती। दंगे नियंत्रण होते तो एकता भी स्थापित होती रहती। इसका मतलब ये होता कि इस देश में सांप्रदायिक शांति बनाए रखने के लिए हमेशा विदेशी फौज और बंदूकों की जरूरत रहेगी। इसका मतलब ये भी होता कि इस देश में विदेशी फौज का अधिकार तब तक रहना चाहिए जब तक दोनों पक्षों को होश ना आ जाए। तो फौज की अनुपस्थिति में तुमने क्या सोचा? जब मैं वकालत करता था, तब भी मैं दोनों पक्षों में समझौता कराने की कोशिश करता था। जब दो पक्षों में समझौता हो सकता है, तो दो जातियों में क्यों नहीं हो सकता? और अगर ना हो तो ऐसे में दो ही रास्ते हैं। या तो दोनों पक्ष
अच्छे से लड़ भिड़ लें या एक पक्ष हर स्थिति में शांत बना रहे। जरूरत इस बात की है कि बदला लेने की भावना से न किसी को मारा जाए और बदला लेने की भावना के बिना हंसते हंसते मृत्यु का सामना किया जाए। वही अहिंसा का उपदेश। अगर मेरे इस नियम में अगाध श्रद्धा हो तो किसी बात की उत्तेजना नहीं होती। मान लीजिए कि मैं इस नियम का पालन करते हुए मर जाता हूँ, तो इसका अर्थ ये नहीं कि मैं मर गया, क्योंकि मुझे मेरे सिवा कोई नहीं मार सकता। दंगे फसाद की हालत में अहिंसा से कोई शक्ति नहीं पाई जा सकती, कोई रक्षा नहीं हो सकती। याद रखना कि खून के प्यासों को समझाया नहीं जा सकता। उनके गुस्से की आग को ठंडा तो किया जा सकता है। ये तो आप ही मानेंगे कि लाखों लोगों को मार देना वीरता नहीं है, ये तो कायरता से गया बीता है। ये हमारे देश और राष्ट्र के प्रतिकूल है। इससे हमारे देश का सिर नीचा होता है। बुराई का बदला भलाई से लेना ही ठीक है। तो इसी बुराई का बदला भलाई से देने के लिए तुम नोवाखली गए थे। मेरा खेल सारी दुनिया से मैत्री है। मैं इस देश के स्वतंत्रता द्वारा मानव मात्र के एकता का मिशन पूरा करना चाहता हूँ। तो यही मानव मात्र का मिशन तुमने नोवाखली में एक मुस्लिम नेता की आपत्ति पर राष्ट्रीय ध्वज को उतार कर पूरा किया। ये राष्ट्रीय झंडे वाली क्या घटना है? हुजूर वाला, अभी इसके विषय में भी आपको बताएगा। नोवाखली यात्रा के दौरान मैंने समूह में कहा था कि अगर आज बंटवारा ना हुआ होता तो हमारे देश का झंडा शान से फहरा रहा होता। देश के झंडे में आपत्ति किसी ने नहीं की थी। मैंने स्वयं उसे फहराने को मना किया था। क्यों? क्योंकि मेरा मानना था कि अब हम आपस में बढ़ चुके हैं। जब बात बंटवारे की आ ही गई है तो हम ये जानना चाहेंगे कि जब तुम नहीं चाहते थे तो बंटवारा कैसे हो गया? क्या बंटवारे से पहले तुम्हारी किसी भी मुस्लिम नेता से कोई बातचीत नहीं हुई थी? मैंने उसे कहा था कि मेरा विरोध पहले की ही तरह है। मैंने उनसे ये भी कहा कि वो शक्ति से नहीं बल्कि तर्क और विवेक से अपने विरोधियों का मन बदल सकते हैं। तो कार्य समिति शक्ति के सामने कैसे झुक गई? कार्य समिति शक्ति के सामने नहीं, परिस्थितियों के सामने झुकी। हालांकि बंटवारा वो भी नहीं चाहती थी, लेकिन खाव की निरंतर पीड़ा की तुलना में शल्य क्रिया को महत्व दिया गया। क्या बंटवारे में अंतिम वॉइस राय का कोई हाथ नहीं था? मैं वॉइस राय को कोई दोष नहीं देना चाहता। इस हालत में वो भी बेबस था। हालांकि बंटवारा वो भी नहीं चाहता था। लेकिन तुमने तो कहा था कि बंटवारा तुम्हारी लाश पे होगा। जी, जब मैंने कहा था तब जनमत मेरे साथ था। मैं तो ये कहता था कि अगर हिंदू मुसलमान साथ रहे तो बंटवारा कभी नहीं होगा। मैं तो ये भी विश्वास के साथ कहता हूँ कि अगर नेता आपस में ना लड़े तो जन साधारण भी लड़ना नहीं चाहते। क्या? अब मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरा दिमाग खराब हो गया। जब तक ये मेरे सामने बैठा रहेगा मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा और ना कुछ कर पाऊंगा। मिला ही समझो। इसकी आवाज को शोर में दफन कर दो। जल्दी करो, समय बहुत कम है। मुकदमा शुरू करो। हुजूर वाला, इसने हमेशा से अपने धर्म भाइयों का उनकी सहनशीलता की अनुचित उपयोग किया, उसका लाभ उठाया। अभी मात्र 16 दिन पहले इसने अनिश्चित काल के लिए उपवास शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ थोड़े से मुसलमान सुरक्षित नहीं थे। उनके लिए इसने अपनी जान देने को ठान ली। सूर्य वाला, इसके तो सारे उपवास व्रत सारे के सारे पाखंड थे। एकता और सामुदायिक एकता ये सब तो दिखावा था। दरअसल पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपया दिलवाने के लिए ही इसने उपवास किया था। हुजूर वाला, कश्मीर पर हमला होने पर देश की सरकार ने वो 55 करोड़ रुपए रोक लिया जो पाकिस्तान को बंटवारे के अंश के रूप में देने को तैयार थी। लेकिन जब आपके अभियुक्त ने उपवास किया तो सरकार ने इसे खुश करने के लिए वो 55 करोड़ रुपए फिर से देना स्वीकार कर लिया। हुजूर वाला, जिस देश की आजादी को मात्र 5 माह मिला हो और उसकी स्वयं व्यवस्था एकदम
किसी के एक भाग ने उस पर हमला कर रखा हो और अपने यहाँ के लोगों को शरणार्थी बनाकर ढकेल दिया हो, उसी देश को 55 करोड़ रुपया दिलवाने के लिए इसने उपवास किया। मुल्जिम, तुम अदालत को बताओ कि तुमने वो उपवास हिंदू मुस्लिम एकता के लिए रखा या 55 करोड़ रुपए दिलवाने के लिए? जी, हिंदू मुस्लिम एकता के लिए। तो क्या इसमें 55 करोड़ रुपए दिलवाने वाली कोई बात नहीं है? है। कैसे? क्योंकि मैंने हमेशा दबे हुए लोगों का ही पक्ष लिया है। आज इस देश में मुसलमानों का कोई सहारा नहीं है। इस देश में दो टुकड़े हो गए और जहां थोड़े से लोग बेसहारा रह जाते हैं, उनकी मदद करना मानव मात्र का धर्म हो जाता है। और इस उपवास के कारण ही सरकार ने 55 करोड़ रुपए देने को ठाना था। तो इसका मतलब तुम्हारा उपवास जो है वो उसी वजह से सरकार ने 55 करोड़ रुपया दिया सर पाकिस्तान को? जी, उपवास के कारण ही सरकार की विचारधारा बदली। हुजूर वाला मुल्जिम अपना अपराध स्वीकार कर रहा है। उपवास के बिना वो उतना ही करने वाली थी जितना कानूनन हो सकता था। अदालत गौर करे इसके एक एक शब्दों पर। सूर्यवाला, मुल्जिम ने साफ साफ शब्दों में अपने जुर्म का इकरार कर लिया है। इसके उपवास ने ही सरकार को कानून से हटकर कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। सरकारी वकील साहब, मुकदमे पर अपनी राय दें। हुजूर वाला, गवाह के बयान और प्रमाणों से यह सिद्ध हो चुका है कि मुल्जिम ने अभी तक देश के लिए बहुत कष्ट उठाए, अपने लिए कुछ भी नहीं किया स्वार्थवश और लोगों को जागृत किया। लेकिन दुख तो इस बात का है कि उतना ईमानदार भी नहीं रहा। ये अपने आदर्शों की हार और सिद्धांतों की हार को कभी बर्दाश्त नहीं कर सका। मैं इसके लिए व्यक्तिगत रूप से कटु शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी मैं इतना जरूर कहूंगा कि इसने हमेशा अपने निर्णयों को अंतिम समझा। इसने देश में ऐसे ऐसे नारे लगवाए जिसका परिणाम बहुत ही भयंकर हुआ। अगर इतने भयंकर परिणामों के बावजूद अगर ये अपने लक्ष्य पे पहुंच जाता तो हम लोग उसकी सारी गलतियां भुला देते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अगर अदालत आज इसे मुल्जिम को दोषी मानकर सजा देती है तो कम से कम इससे यह हुआ कि आज हमारी लुटी हुई आजादी किसी न किसी काम आ जाएगी, वरना ये देश जहन्नुम में चला जाएगा। अभियुक्त, तुम पर देश के सर्वनाश का अभियोग सिद्ध हो चुका है, इसलिए ये अदालत तुम्हें यह फैसला सुनाती है और यह सजा देती है कि जब मैं वकालत करता था तो सजा सुनाने से पहले मुल्जिम से ये पूछने का कायदा था कि क्या वो कुछ कहना चाहता है। तुम्हें अब भी कुछ कहना है? जी हाँ, मेरा जीवन सत्य का एक प्रयोग रहा है। इन प्रयोगों के संबंध में मैं किसी तरह के संपूर्णता का दावा नहीं करता। जैसे कोई वैज्ञानिक अपने प्रयोगों में और नियम को सूक्ष्मता पूर्वक करता है और उनसे होने वाले परिणामों को अंतिम नहीं कहता, ये नहीं कहता कि वही सच्चे परिणाम है, उसी प्रकार मेरे भी सिद्धांतों के एक मान्यता है कि मुझे भी अपने नियमों में असफलता मिली है, लेकिन वो मेरी असफलता है, सत्य और अहिंसा जैसे शाश्वत नियमों की नहीं। अगर आज आप मुझे ऐसे ही छोड़ दें तो मैं फिर से उन नियमों को शुरू कर दूंगा और तब तक जारी रखूंगा जब तक मैं सफल ना हो जाऊं। मुल्जिम, मुकदमा शुरू होने से पहले हमारा जो फैसला था वही अब भी है। इसलिए यह अदालत तुम्हें यह सजा देती है कि तुम्हें सरेआम सरेराह गोली मार दी जाए। ऐसा मेरे साथ पहली बार नहीं हुआ है। इतने बड़े स्वांग के बाद वो मुझ पर मिट्टी डालकर चले गए। शायद मुझ बेबस के साथ
ऐसा आगे भी होता रहेगा। तुम्हारा ख्याल है कि तुमने उसे मार दिया? नहीं दोस्त, नहीं। तुमने एक आकार की हत्या की है, हाड़ मांस से बने एक आकार की